हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें किया था। आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था, यानी कि जो हम ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कैसे ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप एनर्जी पाते हैं। हमने ये भी कहा था कि ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके अलावा हम फैट और प्रोटीन का भी इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो पहले मेन बात हम समझेंगे कि कैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को अगर ब्रेक करते हैं तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है। बेटा ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी ग्लूकोज या फ्रक्टोज मुझे मिल रहा है उसका हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। हमने पिछली क्लास में जाते जाते ये बताया था कि अगर हम किसी ग्लूकोज को तोड़ते हैं और अल्टीमेटली कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो उसमें 4 स्टेप फॉलो होगा। पहला होगा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होगा लिंक रिएक्शन, तीसरा होगा क्रेब्स साइकिल और चौथा होगा ईटीएस। ईटीएस में अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जैसी घातक घटना को अंजाम दिया जाएगा और वहां से एटीपी निकाला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर थी? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ना है। हमें अब ये सीखना है कि ग्लाइकोलिसिस होता कैसे है और ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप में होता है, कितनी एटीपी बनती है, कितने खर्च होती है, कितनी बनती है, कितने NADH2 बनते हैं, ऐसे तमाम सारी चीजों से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। बोर्ड पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है जिसमें हम अपने फूड को तोड़ते हैं। इससे पहले कोई घटना होती नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि आगे चल के हम जब लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल या ईटीएस का जब बात करेंगे तो उसमें हम ये नहीं ध्यान देंगे या हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी सोचना है, क्योंकि लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल या ईटीएस सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वैलिड है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसी घटना के लिए इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम अपने भोजन को तोड़ते हैं तो तोड़ करके एनर्जी लेना चाहते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन करना चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें ग्लाइकोलिसिस जरूर होगा। ठीक है, क्या है ग्लाइकोलिसिस? 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम EMP पाथवे भी दिया। एक्चुअली इन्हीं लोगों ने खोजा था। इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, एम्बडेन, मेयरहाफ एंड पैरानास पाथवे इसको माना जाता है। इसको हेक्सोज डाइफॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है। कारण यह है कि यहाँ जो ग्लूकोज नाम की एक शुगर है, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये 6 कार्बन का होता है, इसीलिए हम इसको हेक्सोज कहते हैं। और इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप ATP के सहारे ऐड किया जाता है, इसलिए इसको हेक्सोज, यहाँ देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट लिखा है, इसीलिए इसको हेक्सोज डाइफॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। लिखा है कॉमन पाथवे फॉर ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। कहां होता है बेटा? सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की घटना को अंजाम दिया जाता है। ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन आरबीसी, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ एकमात्र सोर्स होता है आरबीसी के अंदर क्या करना, एनर्जी प्रोड्यूस कराने का। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एज ए सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सर जी यहां तो हमारी किताब में ग्लूकोज लिखा है, तो फिर फ्रक्टोज कहां यूज होता है? बेटा फ्रक्टोज बीच में जहां फ्रक्टोज है, यहां देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहां भी इंटर कर सकता है, आगे भी इंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहां इंटर कर सकता है फ्रक्टोज। तो बेसिकली ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के बजाय, यानी कि अगर फ्रक्टोज का हम अगर सबस्ट्रेट के रूप में यूज करते हैं तो 8 या 9 स्टेप में जो है ये प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। देखिए यहाँ जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, तो कहानी ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना हुआ है, यही हम फ्रक्टोज ले लेंगे और फ्रक्टोज का अगर हम ATP से जोड़ देंगे तो सीधे सीधे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। यानी अगर फ्रक्टोज को अगर हम सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लाइकोलिसिस घटना 9 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारे ग्लाइकोलिसिस के दौरान मेरा जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर इतनी सारी भयावह बातें क्लियर है तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमने लिखा है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यूज एज ए सबस्ट्रेट मेनली, बट प्रोटीन एंड फैट ऑल्सो इंटर इन दिस पाथवे।
हम जो ये कहानी बना रहे हैं, इस कहानी में अल्टीमेटली हम ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के बाद हमने और भी जो बाकी प्रोसेस है उसको भी करेंगे। तो मेन जो साइकिल चलेगी वो ग्लूकोज की चलेगी, लेकिन जो फैट और प्रोटीन यानी मेन जो साइकिल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन इसी साइकिल में फैट और प्रोटीन जगह जगह पे इंटर करेगा। कहानी को समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो बात को आगे बढ़ाते हैं और हम ये समझते हैं कि आखिर ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है। बेटा, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होने वाला एक भयावह घटना है। इसमें होता क्या है, हमने इस्तेमाल किया है ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। हमने ग्लूकोज का यहाँ स्ट्रक्चर भी बनाया है। ये इसका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। मसला ये नहीं है कि कोई मसला है, मसला ये है कि आखिर इसके पास फॉस्फेट ग्रुप आया कैसे। तो ये बाबू, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट होकर आता है। यानी एक एटीपी का यहाँ इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, यहाँ जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के किस किस स्टेप में एटीपी का इस्तेमाल होता है। तो पहले और तीसरे स्टेप में हम एटीपी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे एटीपी, यहाँ नहीं लिखा है हमें, ये थर्ड स्टेप। यहाँ भी हम एटीपी का इस्तेमाल करेंगे, अभी बताएंगे क्या कहानी है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है तो यहां भी हम एटीपी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो पहले और तीसरे स्टेप में एटीपी का इस्तेमाल होता है। कहानी ये है कि पहले स्टेप में एंजाइम कौन खर्च होता है, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम। अब हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना लिया उसको आइसोमेरेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है लाल, तो अब यहां फिर हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और एक बार फिर फॉस्फेट ग्रुप उसको देते हैं। आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का है। ये ग्लूकोज के 6वें पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। यहां आप देख सकते हैं हमने फ्रक्टोज के 6ठे कार्बन पे ऐड किया हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, इसका नाम पड़ गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब मसला ये नहीं है कि कोई मसला है, यहां हमने एक एंजाइम इस्तेमाल किया, इसका नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। पीएफके का मतलब इस एंजाइम का नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो एटीपी को इस्तेमाल करके कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6। यानी पहले और छठे दोनों कार्बन पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसका नाम पड़ जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब कहानी ये है कि अभी चौथे स्टेप में एल्डोलेज नाम का इस्तेमाल कर एंजाइम खर्च होगा। कौन सा एंजाइम खर्च होगा, एल्डोलेज नाम का एंजाइम खर्च होता है और ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल उसको 2 भागों में तोड़ देता है। और जब तोड़ देगा तो बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और उसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये होता ये है कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब 5वां स्टेप यहाँ कंफर्म होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर छठे स्टेप में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लिया जाता है और अब मेरे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए ये साइकिल अब आगे 2 बार चलेगी। या ऐसे कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे। अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन कोई बहुत जरूरत की बात है नहीं, ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए छठे स्टेप में क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब दे देते हैं तो ये 3PGL या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो दिख रहा है, अब ये करता क्या है कि ये लोग ऑक्सीडाइज होते हैं। यहाँ NAD+ हाइड्रोजन लेके खुद रिड्यूस होता है और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। आप जानते हैं एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनाता है। तो यहाँ ये 6 स्टेप कंप्लीट होता है। अब जब 6 स्टेप आपको समझ में आ गए तो 7वें स्टेप में क्या कहानी है वो समझिए। 7वें स्टेप की कहानी समझिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने कहा ना कि जो 6वें स्टेप है वो 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ 1 पहला कार्बन है, इस पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ा, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो छठे स्टेप पे 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया।
अब सातवें स्टेप में जो दो जगह फास्फेट है, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, ध्यान रखिएगा। हम बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि यहाँ और यहाँ हम दोनों का एक साथ साइकिल चला रहे हैं, ध्यान देंगे। तो इसका कितना, इसका दो मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके दो मॉलिक्यूल यानी कि दो मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड को हम सातवें स्टेप में क्या करेंगे कि पहले कार्बन से फास्फेट ग्रुप का इस्तेमाल कर लेंगे। जब फास्फेट ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी और दो मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट कहां से लेंगे, ये जो था ना 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड वा, उससे वो फास्फेट ग्रुप लेके क्या करेंगे लल्ला, दो एटीपी बना लेंगे। क्योंकि अब दो दो मॉलिक्यूल है ना इसका, हो इसका दो मॉलिक्यूल है, तो इसके दो मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, दो एटीपी बना लेंगे। अब सातवां स्टेप पे अल्टीमेटली हमने 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लिया। उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का बनाया, पहला दूसरा तीसरे कार्बन पे फास्फेट ग्रुप जोड़ रखा, ठीक है। आठवें स्टेप में कुछ होता नहीं, 3 फास्फो से 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, देखो तीसरे पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप था, इसमें दूसरे पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ गया, तो उसका नाम पड़ गया 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये वाला किस कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसमें से H और यहां से OH निकल करके यहां डबल बॉन्ड बना लेता है, इसका नाम पड़ जाता है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। और फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड के बाद बार बार फास्फो फास्फो चिल्ला रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं होता है, इसके दो दो मॉलिक्यूल हैं, ध्यान देना है, ठीक है। तो दो फॉस्फेट ग्रुप लेकर के 10वें स्टेप में फिर क्या करता है, दो एटीपी बना लेता है। दो एटीपी से क्या करेगा, यहां से दो फॉस्फेट ग्रुप ले लेगा और दो इधर लिख लीजिए ऐसे, दो एडीपी और दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या कर रहा है, दो एटीपी बना लिया। कहानी समझ तो समझिएगा, कहानी समझिए मजा आ जाएगा। स्ट्रक्चर के साथ ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल कोशिश किया हूं समझाने की, बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने की कोशिश करिएगा। कहानी सिर्फ इतनी है कि देखो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कहां से आया फॉस्फेट ग्रुप, तो भैया एटीपी ने अपना फॉस्फेट ग्रुप दिया है ग्लूकोज को छठे कार्बन पे, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, छठे क्वेश्चन छठे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको आइसोमेराइज करके फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ग्लूकोज एक एल्डिहाइड एल्डो शुगर होती है और फ्रक्टोज एक कीटोनिक ग्रुप होता है उसमें, ठीक है ना। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज शुगर बन गया। अब कहानी क्या है बेटा, ये जो फ्रक्टोज बना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसको फिर एटीपी मिला तो एक फॉस्फेट और मिल जाएगा। तो जब एक फॉस्फेट और मिल जाएगा तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट हो जाएगा, देखिए 1 और छठवें कार्बन में जोड़ दिया, तो ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। अब एल्डोलेज नाम का एंजाइम चौथे स्टेप में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को धाए धाए दो मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, एक 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 5 फॉस्फेट। ये इंटर कन्वर्टेबल होती है, ये पांचवा स्टेप। छठवें स्टेप में 3-3 कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए कि नहीं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको यहां मिल जाता है Na+, अभी बताया था Na+ का दो मॉलिक्यूल, इन दोनों मिला को ऑक्सीडाइज करके दो मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 बना लेते हैं। क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 बना लेंगे। और अल्टीमेटली जो मुझे अब छठवें स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है दो मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहले और तीसरे कार्बन पे ये एसिडिक ग्रुप है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप ने ऐड किया, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं, बस समझने के लिए कि पहले और तीसरे कार्बन पे हमने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। कहानी समझ में आ रही है, तो उसका नाम हो गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। कोई दिक्कत। अब हुआ ये कि इसको फिर से सातवें स्टेप में जो दो दो फॉस्फेट चिल्ला रहे, वो फॉस्फेट छीन लिए पहले कार्बन से, इसके दो मॉलिक्यूल थे, तो दो फॉस्फेट छीनेंगे, तो दो फॉस्फेट से छीनने से क्या होगा कि दो एडीपी, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लोगे, दो एटीपी बना लेगी, तो सातवें स्टेप में एटीपी बन जाएगा। आठवें स्टेप में क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कुछ नहीं करती, सिर्फ अपना फॉस्फेट ग्रुप चेंज करके 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। नौवां वाले में क्या होता है कि ये OH और यहां से H निकल जाता है और बन जाता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बन जाता है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब ध्यान दो बेटा, E बन गया तो उसके बाद पायरुविक काइनेज नाम का एक एंजाइम है जो बना देता है अल्टीमेटली दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये जो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है, ध्यान से समझिए, ग्लाइकोलिसिस में बना क्या,
ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना, 4 एटीपी बना है, हो 4 एटीपी फॉर्म हुआ है। इस एटीपी को बनने को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो 4 को तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन बन गया, लेकिन 4 बनने से पहले ही 2 क्या हुआ, पहले और तीसरे स्टेप में खर्च हो गया है। तो कौन पूछे नेट कितने का बना, तो नेट 2 एटीपी बना है सबस्ट्रेट लेवल पे लल्ला। लेकिन अगर ये कहे कि मान लीजिए है जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना है, अगर इसका क्या हो, इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, और इसका जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है तो कहां होता है? ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यानी ये एनर्जी तब देगा जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मान लीजिए कि मैं एरोबिक रेस्पिरेशन का बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात करता हूं। तो ग्लाइकोलिसिस में मुझे 2 NADH2 मिले हैं, ठीक है भैया। तो 2 NADH2 मिले हैं, 2 नेट ATP मिले हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिला है। अब इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का मैं इस्तेमाल 3 जगह कर सकता हूं। मैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करा सकता हूं, अगर वो ईस्ट है तो। मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करा सकता हूं, अगर वो बैक्टीरिया है। और मैं अपने बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करा सकता हूं, अगर मैं इंसान हूं तो मेरी मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, अगर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा और सप्लाई कम है। तो ये थोड़ी बहुत कहानी रही। तो अब आगे वाले सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि पायरुविक एसिड का इस्तेमाल हम एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे करेंगे, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं तो फर्मेंटेशन में कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोशो जुनून के साथ, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।